अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, आगाज कीजिए। आगाज करूं मैंने क्या आगाज करना है? खान साहब आगाज कर देते हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं वो आगाज कोई ना कोई कर देते हैं। खान साहब और फिर मरियम साहिबा भी आगाज करती हैं, उनका दोनों का बस एक चल रहा है टाकरा। लेकिन तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। अंजाम खुदा जाने। आगाज तो अच्छा था, अंजाम खुदा जाने। अब 5 साल पूरे होंगे तो पता चलेगा कि क्या तब्दीली आई या नहीं आई। लेकिन खान साहब की एक चीज़ बड़ी अच्छी है और वो ये है कि चीज़ें शेयर करते रहते हैं, किताबें, कोट्स, ड्रामाज, मूवीज़। तो इस दफ़ा जो रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी उस पर एक बड़ा खूबसूरत कोट शेयर किया गया खान साहब की तरफ से हज़रत अली करमल्लाह वजहो का। और उस कोट की ख़ास बात यह है कि उसमें ज़िंदगी जीने का तरीका या करीना कहेंगे तो वो उसका छोटा सा एक टेस्ट दिया गया है कि आपने जीना कैसे। और उसमें कहा ये, और खान साहब ने ये बात कोट भी की है अपने ट्विटर अकाउंट पे भी, अगर आप जाएंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी कि वर्क फॉर दिस वर्ल्ड एज इफ यू विल लिव फॉर एवर। इस दुनिया के लिए तुम ऐसे काम करो कि जैसे तुमने हमेशा जीना है, लेकिन इस दुनिया की बाद की दुनिया के लिए ऐसे काम करो कि जैसे तुमने कल ही मर जाना है। वाह, कमाल बात है। मजा आया कि नहीं? ये फलसफा वो फलसफा है कि जो भी काम करो पूरी तनदही के साथ करो, पूरी जाफशानी के साथ करो, पूरा जो है वो मेहनत के साथ बिल्कुल। क्योंकि जब आप दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए, उनके बाद आने वाली नस्लों के लिए, हर एक के लिए आप सोचें और ये अंदाज़ा लगाएं कि मेरा ये काम कैसे आने वाले वक्तों के लिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बिल्कुल, जैसे हर चीज़ खुद ही ना इस्तेमाल कर ले। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बंडल आइलैंड की बड़ी बात होती है कि बंडल आइलैंड होना चाहिए वगैरह वगैरह। बंडल आइलैंड से ज़ाहिर है हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होने का भी लोग कहते हैं कि उसमें मंसूबे लगाए जाएंगे और वगैरह वगैरह। अब एक शख्स से मेरी बात हुई जब हम कराची गए वैसे, तो उन्होंने ये कहा कि हमने अपने दौर में बंडल आइलैंड को बनाने का और जो उसका मंसूबा था उसको अपोज किया था उस वक्त। तो मैंने पूछा क्यों किया था? डेवलप हो जाता है एक हमारा आइलैंड। कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ज़रूरत होगी, अभी हम वी आर गुड फॉर आवर एनर्जी नीड्स फॉर नेक्स्ट 10 to 12 years 15 years। जब ज़रूरत होगी उससे पहले बहुत सारे फीजिबिलिटी एनालिसिस किए जाते हैं, स्टडीज़ होती हैं, तो वो सब होंगी और आने वाली नस्ल जिसको ज़रूरत होगी वो अपने लिए खुद बना सकती है। हमें इस्तेमाल करके उसको कचरा कूड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, ये बात नहीं, गलत है ये। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमें इस्तेमाल करके हम वो चीज़ क्यों नहीं बना सकते जो आने वाली नस्लों के लिए काम आए। तो वो खुद क्यों नहीं बना सकते? हम आज क्यों? तो हम प्लानिंग क्यों करें भाई? नहीं, हम आज फिर वो खुद प्लान क्यों नहीं कर सकते? उनका मतलब ये है कि उस आइलैंड पे इंसान को जाके खामखा तबाही करने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी देयर। अभी हमारी एनर्जी नीड्स की जरूरत जो है वो पूरी हो रही है, ये उन्होंने मुझे बताया था। जो है वो डेवलपमेंट करती है, वो डेवलपमेंट फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए करती है। तो ये डेवलपमेंट का रूल है। नहीं तो हम भी सारे मंसूबे आज ही बना दें, फिर हम बाद में क्यों बनाएं? सब लगा दो भाई, जिधर जिधर जो है सब लगा। ये गलत है स्ट्रैटेजी। ये सारे मंसूबे ये सोचकर बनाए जाते हैं कि इस मंसूबे का इम्पैक्ट आज क्या होगा और इस मंसूबे का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। मैं वो बात नहीं कर रही, फ्यूचर वालों को कैसे इस्तेमाल होना है, मैं वो बात नहीं कर रही। आप पाकिस्तान में जो डैम बना रहे हैं आज, वो आपकी कितनी जरूरत पूरी हो रही है? 25 साल बाद की जरूरत पूरी हो रही है, 40 साल बाद। उस मंसूबे की जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि वो उस वक्त लगा रहे थे जब मुशर्रफ साहब इक्तिदार में थे। चलें, अब ये एक अलग डिबेट में आप निकल गई हैं खान साहब के कोर्ट से, हम इधर उधर निकल गए। लेकिन खैर उस मंसूबे की उस वक्त जो मुखालफत थी वो इसलिए थी। किसी और दिन बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे इसके ऊपर। मैं बस पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, फिर लोग कहेंगे कि ये एनर्जी मंसूबों की मुखालिफ हो गई, तो इसलिए मैंने कहा मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं कि उस वक्त जो मुखालफत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि आने वाली नस्लों का सोचें, उसको तबाही बर्बादी की तरफ लेके मत जाएं। गवादर इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स कि उसको आज डेवलप किया जाएगा तो बाद में आने वाली नस्लों की। लेकिन अगर हम खुलेआम वहाँ चले जाएंगे, कचरा कूड़ा कर देंगे, तो फिर तो वही होगा जो बाकी मुल्क में आपको नजर आता है। चलिए, आई रिजर्व माई कॉमेंट्स, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। मगर ये कोट जो है ये बड़ा अहम कोट है कि आखिरत की भी तैयारी करो और दुनिया की भी तैयारी करो। दुनिया में इस तरह तैयारी करो कि तुम इस दुनिया के लिए आगे 1000 सालों तक प्लान कर रहे हो, और आखिरत की प्लानिंग ये करो कि अगर आज तुम इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाओ तो जब तुम वहाँ पहुँचो तो वहाँ पर सुरखरू हो, वहाँ पर कामयाब हो, इसके लिए काम करते रहो। तो दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेकर चलते रहो। ये जो है वो कोटेशन हो गई। और अब पढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के मुद्दे की तरफ। हम आज क्या क्या करने वाले हैं? हम आज बहुत कुछ करने वाले हैं, जिस तरह रोजाना करते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है, हम रोज बहुत कुछ करते हैं। हमें चार्ज पार्किंग के इशू पर बात करनी है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है। इसके अलावा माजिद जहांगीर साहब पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त अदाकार रहे हैं और 50-50 से मकबूल हुए हैं, वो कुछ अपील कर रहे हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। उसके अलावा
उसके अलावा बहुत कुछ है। उसके अलावा एक तो हम आपको ये बताएंगे कि एक ऐसी शख्सियत है जो कि पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से बड़ी काम कर रही है, और उनको यूजुअली हम क्रिकेट के रोल में या क्रिकेट एंथुसियास्ट के रोल में ज्यादा देखते हैं। ये एस्पेक्ट जो उनकी जिंदगी का है ये लोगों से जरा ढका छुपा रह गया, तो उसको हम चाह रहे हैं रिवील करें आज। तो एक तो हम वो काम करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन पर बात होगी। प्रोटीन, ये जो टीन एज होती है इससे ताल्लुक है प्रोटीन? नहीं, हमेशा की एज के लिए ताल्लुक। सॉरी, प्रोटीन के बारे में बात होगी। प्रोटीन डाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जनाब बरतानिया की एक बड़ी ज़बरदस्त चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से कोई ख़ास मेहमान आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, आज का प्रोग्राम आपके लिए है। आज हम आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे और बाकी पाकिस्तानियों से भी पूछेंगे कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, क्या इनके दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत कम हो जाती है? हाँ, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। और क्या आप लोग कोई मतलब बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं पाकिस्तान से? कोई आपको परवाह नहीं होती कौन आया कौन गया, किसकी हुकूमत, किसका तख्ता, तो वगैरह वगैरह, ये इसमें आपको कोई सरोकार नहीं होता क्या? फोन लाइन अपनी जो है वो तैयार रखें, फोन कॉल करने के लिए तैयार रहें, अपने कमेंट्स आप देंगे हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। तो सबसे पहले मैं मौसम की तरफ ले जाऊँ, मौसम की तरफ आप ले जाएं अवामुन्नास को, और बताऊं कि जी मौसम की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। कुछ हल्का हल्का जो है ना वो खून की माइल, सर्दी माइल मामला हल्का हल्का सा शुरू नहीं हो गया? कुछ मामलात जो हैं वो इस तरह के हो रहे हैं। अच्छा, तो इस्लामाबाद में आपको सूरज नज़र आ रहा है। यहाँ पर है जी 17 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 18 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आपको बादलों से भरपूर आसमान नज़र आ रहा है। फिर कराची एक मरतबा फिर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। कम से कम है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है पेशावर में फिर आपको बादलों का डेरा नज़र आ रहा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। और कोयटा कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोयटा देखें 10 से कम आ गया ये। बिल्कुल, सूरज है हल्की हल्की, कम से कम 8 है। बिल्कुल, तो कोयटा जो है ना वो जाने वाला माहौल है ये। ठंडा ठंडा आपको लगेगा। अच्छा, ऐसे ही है। ये मौसम की सूरत हाल हो गई। अब बताइए जी, इंट्रो स्टोरीज का आगाज़ करते हैं हमारी। और कल की जो एक खबर थी जिसके हवाले से जो है वो आप सब लोगों ने रात में, वो लोग जो क्रिकेट इंथुजियास्ट्स हैं, वो लोग जिन्होंने मैच देखा कल का, नेशनल T20 कप फाइनल कल हो गया। क्या मतलब है? बताएं, चले बताएं। भाई ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा जीत गया, लेकिन आपने मैच तो देखा नहीं। मैंने मैच देखा नहीं, हमें पता चल जाता है कि हम क्या करने लगे हैं मैदान में। हाँ, बस मैच नहीं देखा लेकिन खुशी मिल गई आपको। और क्या भाई, हम चाहे देखें ना देखें, वो हमारी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान की खुशी है वैसे तो, क्योंकि नेशनल T20 कब आपको पता है शुरू किस सूरत हाल में हुआ था? हाँ। जब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस चले गई थी और इंग्लैंड करते हैं ना न्यूजीलैंड वालों। अच्छा, इंग्लैंड ने मना कर दिया था आने से। बिल्कुल जी। तो ये सारे मामलात थे। फिर नेशनल T20 कब शुरू हुआ और इसका कल फाइनल खेला गया, और फाइनल मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी, टाइटल अपने नाम कर लिया। और खैबर पख्तूनख्वा ने सेंट्रल पंजाब की जानिब से दिया गया जो 149 रन का टारगेट था, वो बेहतरीन इफ्तिखार अहमद की जारहाना बल्लेबाजी थी, काम कर दिया वैसे। 18वें ओवर में उन्होंने हासिल कर लिया जी। 18 बॉलों पे शायद 41-45 कुछ उन्होंने 45 रन उन्होंने जो है वो बनाए थे, और ये जो है वो टारगेट 18 ओवर में ही पूरा हो गया। कामरान गुलाम ने 37 जबकि आदिल अमीन ने 25 रन बनाए थे। और खैबर पख्तूनख्वा ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ जो है वो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था, और 20 ओवर्स में सेंट्रल पंजाब ने 149 रन बनाए और तमाम खिलाड़ी उसके आउट हो गए थे। अहमद शहजाद ने 44 बनाए, कामरान अकमल ने 42 रन बनाए, कासिम अकरम जो है उन्होंने 20 रन बनाए, लेकिन ये सब बेचारे बस हाथ मलते रह गए। और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 3 विकेटें जी मोहम्मद इमरान ने और इफ्तिखार ने ली। अरशद इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो इफ्तिखार ने क्या कमाल जो है वो बैटिंग की और ज़बरदस्त तरीके से मैच जिता दिया। और फाइनल शॉट अगर आपके सामने आए, ये तो खैर फाइनल शॉट नहीं है, लेकिन वो एक ज़बरदस्त उनका एक पैशन उनके अंदर नज़र आ रहा था। उन्होंने शॉट खेला, चौका, ये चौका मारा उन्होंने, और उसके बाद आप पैशन देखिएगा। और अब मैं आपको जो ड्रॉप सीन करने वाला हूँ वो भी अच्छा, आप देखिएगा। बिल्कुल ये क्लाइमेक्स, ये वो जो जीते। और मजे की बात है ये इफ्तिखार अहमद, हाँ। ये इफ्तिखार अहमद ये हाँ। जो जिता रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो मतलब ये वर्ल्ड कप की टीम के स्क्वाड में ही नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो फिर देखें फैसले पता नहीं कहाँ होते हैं, और बस क्या कह सकते, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं, कह दिया ना आपने जो कहना था।
तो बस छोड़ दें, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल वेरी गुड टूर्नामेंट, बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत सारे खिलाड़ियों की बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं और इस टूर्नामेंट की बुनियाद पर वर्ल्ड कप की टीम में कुछ ऊपर नीचे स्विचिंग हुई है। लेकिन इफ्तिखार, तुम करो इंतजार। हाँ, अभी आपका वक्त आना है, लेकिन जब आएगा तो फिर छा जाएंगे आप, वी नो दैट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और शिबली फराज साहब जो वफाकी वजीर हैं बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने किया एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान। और ऐलान में ख़ास बात यह है कि उन्होंने सोचा है फ्यूचर जनरेशंस का, और वो ऐसे सोचा है कि वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी वेरी थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। और क्या किया थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। उन्होंने कहा किया ये है कि शिबली फराज साहब ने कहा है कि वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी बिजली बचाने के लिए मुल्क में इस्तेमाल होने वाले जो बिजली के पंखे हैं उनके मयार की निगरानी करेगी और आइंदा सीजन से सिर्फ मंजूर शुदा पंखे ही फरोख्त करने की इजाजत होगी। यानी कि जो कंपनीज बना रही होंगी वो भी फिर स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर खातिर रख के बनाई जाएंगी। अभी के पंखों में प्रॉब्लम क्या है, क्या उन्होंने इस बारे में कोई वाज़ेह किया? मैं बताती हूँ। बुध को कौमी असेंबली की कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले जो 10 करोड़ बरकी पंखे हैं उनको अगर आला मयार की टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दिया जाए तो मुल्क में 2 गाजी बरोथा डैम जितनी बिजली जो है वो रोज बच सकती है और तकरीबन $4 अरब से जायद की जो बचत है ये होगी अगर तखमीना उसका हम मॉनेटरी टर्म्स में लगाएं। हो नहीं सकता क्योंकि 10 करोड़ जो पंखे वो शिफ्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, मेरे घर में आने वाले के लिए तो अब वफाकी वजीर के मुताबिक हुकूमत पंखों के हवाले से स्टार रेटिंग का निज़ाम भी मुतारिफ करवाने लगी है जिससे कि आवाम को आगाही मिलेगी कि कौन से पंखा क्यों महंगा है और कौन सा पंखा क्यों सस्ता है। और इस सिलसिले में वजारत तिजारत से पंखों में इस्तेमाल होने वाली जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स हैं उसकी दरामद के लिए भी ड्यूटी की छूट मांगी गई है जिसपे कि फैसला अभी आइंदा 1-2 हफ्तों में हो जाएगा। अच्छा, वफाकी वजीर ने बताया है कि इस वक्त मुल्क में 10 करोड़ पंखे जो हैं वो ज़ेर इस्तेमाल हैं मगर ज़्यादातर नाकिस मटीरियल के हैं, ज़्यादा बिजली लगती है उन पर। इसके अलावा जो पानी की मोटरें हैं जो पाकिस्तान में घरों में पानी की मोटरें वो भी बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं और उनका कहना यह भी था कि फ़ैन इंडस्ट्री को दरामदी ड्यूटी में छूट मिलने से 3400 मेगावाट बिजली जो है उसकी बचत हो सकेगी। और इसके अलावा अगर पानी की मोटर भी मयारी होगी तो 5000 मेगावाट की बिजली की जो बचत है वो हो सकेगी। जबरदस्त जी, बचत करें जी बिजली की। अच्छा, बिजली की मंजूर 2 मामलात हैं। बिजली का एक मामला तो यह है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करते हैं, दूसरा एनर्जी की प्रोडक्शन पर काम करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। और ये बिजली जो है वो एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में दुनिया कह रही होती है कि इसको कम इस्तेमाल करो, कम इस्तेमाल करो, वरना हर प्रोडक्ट के बारे में होता है ना, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा है बनाने वालों का फ़ायदा जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तो खासतौर पर यही तौर तरीका है कि भाई बिजली कम इस्तेमाल करो। कंपनियां खुद कह रही होती हैं खुदा का वास्ता है मेरी प्रोडक्ट आप कम लें, कम इस्तेमाल करो। लेकिन पाकिस्तान में तो एक मसला ये भी है कि वो बिजली हमारे यहाँ पैदा वाफिर मिकदार में होती है, उसकी ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है। नहीं, पैदा भी कम होती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो उसका तो एक अलग मसला है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो पैसे हमारी डिमांड के मुताबिक नहीं है, कम है, बिल्कुल कम। सही, क्योंकि मैंने वज़रा की बयानात सुने थे तो वज़रा के बयानात ना मानना, सहाफ़ी का मानो, सहाफ़ी का मानो, स्टैटिस्टिक्स मानो, चेक करो, सहाफ़ी का ना मानो, तो ये कभी भी नहीं कहता। अच्छा। चेक करें स्टैटिस्टिक्स, नंबर चेक करें, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है, फ़र्क पता चल जाएगा आपको, सिंपल, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये कल बताएंगे नाज़रीन। ओके जी, ओके। अच्छा जी, स्टार ट्रेक फिल्म देखी आपने? बड़ी मशहूर सीरीज है। आई नो, लेकिन मेरा कोई ऐसा ये साइंस साइ-फाई से मेरा कोई बहुत ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट। बड़े फैन है जी उसके दुनिया में। अब हुआ ये है कि स्टार ट्रेक के जो अदाकार हैं विलियम शैटनर, वो खला का चक्कर लगाने वाले दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स बन गए भाई। खला का चक्कर लगा के आए हैं, उन्होंने कहा भाई मैं मुअम्मर तरीन शख्स बनूंगा। जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसकी खला में दूसरी सयाहती परवाज़ थी, उसमें स्टार ट्रेक के अदाकार थे विलियम शैटनर और उन समेत 4 अफराद खला में रवाना हुए। रॉकेट के जरिए विलियम शैटनर समेत शहरी टेक्सास के 4 स्टेशन से टेक्सास का जो स्टेशन 4 है वहाँ से रवाना हुए। चारों खलाबाजों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ज़ीरो ग्रेविटी का तजर्बा किया और जो खला की आलमी तस्लीम शुदा हद है उसके ऊपर सफ़र किया। फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद टीम का जो कैप्सूल था वो पैराशूट के जरिए टेक्सास के सहरा में वापस आया और 90 साल इनकी उम्र है शैटनर की और खला में जाने वाले ये सबसे ज़्यादा मुअम्मर शख्स बन गए। अच्छा जी, क्या बात है। अब हम 91 साल की उम्र में जाएंगे, हम 91 में जाएंगे, तय हो गया। मैंने खैर कोई पैसे जाया नहीं करने वहाँ पे, दुनिया में अभी बहुत खूबसूरत जगह देखने वाली, पता नहीं खला में लोग क्या कर रहे हैं जाके खामखा, वो एक रेस में लग गए हैं
हम पहले, वो बाद में, ये मुल्क पहले, हमारी फिल्म। तो ये रेस की दौड़ है बेसिकली। खला में जाके वो कहते हैं हमने दुनिया देख ली। हाँ, तो आप कहेंगे मैंने खला देखी ऊपर से। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी अवैस कहेंगे। दूरबीन लेके जाना अवैस, ताकि नजर आए कि हम कहाँ खड़े, नीचे से हाथ हिलाएंगे आप। ये बात भी सही है। अच्छा, हाँ, मैं तो खैर हाथ हिलाऊंगी, लेकिन मीरा जी जो है वो अंग्रेजी बोलेंगी, अवैस को अंग्रेजी में हाय बाय कहेंगी, ये जो भी कहेंगी। एक मीरा जी की अंग्रेजी का एक नया क्लिप जो है वो वायरल है, बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओए होए अवैस, आप सुनिएगा जरा। ये वायरल हुई है जी लक्स स्टाइल अवार्ड का जो एक मतलब उनका बेसिकली एक लफ्ज है शी के लिए इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है ये अंग्रेजी बोलते देखा जा सकता है। लक्स स्टाइल अवार्ड की क्या बात है, हम टीवी के ड्रामों को 7 अवार्ड मिले हैं लक्स स्टाइल अवार्ड में। पीछे छोड़ दिया सबको, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, भूचाल आ गया और सबने देख लिया कि वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, भूचाल नहीं आया। पॉजिटिव वो मतलब अल्फाज इस्तेमाल में शायरी वाले अच्छा उसमें चले गए में आ गया था। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, जबरदस्त। खैर अब मीरा ने क्या किया ये बताएं। मीरा ने भी कमाल ही कर दिया, जरा सुनाए जी मीरा जी ने क्या किया। I'm congratulating Lux because they are completed their success and they are achiever, they are amazing और मैं बहुत खुश हूँ आज। Thank you मीरा, thank you, all the best, have a दोबारा से चलाएं जी, शुरू से चलाएं। because they are completed their success and they are achiever, they are amazing और मैं बहुत खुश हूँ आज। Thank you मीरा, thank you, all the best। अच्छा मुझे वैसे वो शी का वर्ड समझ में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल बोला उन्होंने, बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, दे कंप्लीटेड देयर सक्सेस, उसके अगले जुमले में आया शी समथिंग, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो शी क्या है। खैर होता है, देखिए होता है नाजरीन, आगे चलते हैं। नहीं होता नहीं है, ये क्या होता है ये नहीं होता ये क्यों होता है। अच्छा क्यों होता है, मुझे इमरान खान साहब समझा के थक गए। देखो उर्दू पढ़ो, उर्दू हमारी जबान है, तो नहीं सुननी ना। हमने जो बंदा बात ठीक भी कर रहा होगा, अगर मुखालिफ है तो नहीं सुननी। तो हाँ, मुखालिफत करनी है ना। और क्या। तो भाई देखें, अंग्रेजी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत अंग्रेजी बोलने से वो भी वैसे कोई बुरी बात नहीं है। वैसे मेरा अपना मानना वैसे पर्सनली गलत अंग्रेजी बोलना भी सही है, ये कह रही है क्या। देखिए जब गोरा उर्दू बोलता है तो ठीक बोलता है, सारे काफी रदीफ अलिफ बे ठीक होता है, उसका नहीं होता। हम क्या कहते हैं, वाह वाह ओह मिस्टर एम्बेसडर यू स्पीक वंडरफुल उर्दू, कहते हैं कि नहीं कहते। मैं खड़ूंगा, मैं जाऊंगा। तो उनकी जब हम तारीफ करते हैं, तो अगर हमने, हमारी कौन सी नेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो अगर हम भी टूटी फूटी बोल रहे हैं तो मजाक उड़ाने पे मुझे उस पे एतराज होता है। वैसे मजाक उड़ाना तो खैर किसी का भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है, मतलब सही बात कह रही हैं आप कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि क्या ज़रूरत क्या है, मतलब आप किन लोगों के साथ आप मुखातिब हैं, और आपको पता है कि ये आपकी वीकनेस भी है। वो जो एम्बेसडर बोल रहे होते हैं वो तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इस तरीके से कि हमने कौम के साथ ज़रा जुड़ जाने के लिए एक जुमला उर्दू का बोल लिया ना, वरना तो वो सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में ही कर रहे होते हैं। हम उर्दू जानते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू हमें सही आती है, और हमें पता भी है कि हमें अंग्रेज़ी नहीं पता, और हमें पता भी है कि शायद लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मीरा जी की वैसे उर्दू भी अंग्रेज़ी की तरह है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, हम निकल गए आगे। मीरा जी की उर्दू भी अंग्रेज़ी जैसी होती है, लेकिन ये है कि मैंने कहा आपके लिए मैं ले आऊँ खास। बस छोड़ भाई, उर्दू में गुफ्तगू करें, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा, सब ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। अरे आती हो ना उर्दू भी इतनी, अच्छा ठीक है, आती ही नहीं है लोगों को उर्दू भी, ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है, दरमियान में लटक गए हैं, अलिफ बे ABC कर देते हैं। ब्रेक ले लें नाजरीन, आती नहीं है ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है, ब्रेक ले लें आप। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कराची जैसे बड़े शहर में जहां सड़कों पर लोग कम और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ज़्यादा नज़र आती हैं, पार्किंग साइट्स चलाने का जो कारोबार है वो बड़ा मुनाफे बख्श है, और बल्कि यूं कहिए कि भत्ताखोरी का एक बड़ा जरिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी पार्किंग की अलॉटमेंट और पार्किंग फीस को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब सवाल यह है कि किस कानून के तहत पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। अदालत ने फरीकैन से 29 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया है। कराची में गैर कानूनी पार्किंग के क्या मसाइल हैं और सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई में कौन से नुकते उठाए गए हैं, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा हम न्यूज़ आतिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए, सिंध हाई कोर्ट ने तो जो कहा है वो लोगों के सामने है, लेकिन कराची में ये जो गैर कानूनी पार्किंग हो रही है ये कौन करवाता है, कैसे करवाता है, पैसा कहाँ जाता है, तफसीलात बताइए प्लीज़। वालेकुम सलाम उवैस। कराची में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इदारे कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार नहीं है।
कराची के अंदर हर जो बड़ी बिल्डिंग बनती है, या कमर्शियल हो या रिहायशी बिल्डिंग हो, SBCA के तहत वहाँ पर पार्किंग एरिया जो है वो बनाना ज़रूरी होता है। लेकिन उसकी वायलेशन की गई और काफ़ी अरसे तक ये वायलेशन की गई, और उसके बाद कराची की तमाम बड़ी शाहराहों के ऊपर चार्ज पार्किंग का एक कारोबार शुरू हुआ है, और ये कारोबार जो है वो KMC और DMC की मिली भगत से हो रहा है। कानूनन अगर मैं आपको बताऊं तो KMC के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह को कार पार्किंग साइट के तौर पर डिक्लेयर कर सकती है। कराची के अंदर जो सरकारी आदत-ओ-शुमार हैं, 84 चार्ज पार्किंग की साइट्स मौजूद हैं जो कि KMC के अंडर हैं। लेकिन कुछ अरसे पहले जब बल्दियाती निज़ाम चेंज हुआ तो DMCs को भी इस बात का इख्तियार दे दिया गया कि वो किसी भी जगह को चार्ज पार्किंग करार दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या कमर्शियल इलाके हैं, जैसे सदर का इलाका है, पासपोर्ट ऑफिस का इलाका है, IA चंडीगढ़ रोड का इलाका है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ फुटपाथों को और जो सर्विस रोड्स होती हैं उनको चार्ज पार्किंग के नाम पर एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्किंग या प्रपोज चार्ज पार्किंग साइट्स के नाम पर जो है वहाँ पर इजाज़त दे दी गई, इजाज़तनामे दे दिए गए। वहाँ पर मुंह मांगी कीमतों पर कराची के शहरियों से यौमिया अरबों रुपए का भत्ता वसूल किया जा रहा है। अब सिंध हुकूमत ने, सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर उठाई है। मेरे पास एक रसीद मौजूद है। ये रसीद अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक चार्ज पार्किंग साइट से हासिल की। आप देखें कि ये रसीद KMC के नाम पर बनी हुई है, और अमूमन ये जो माफिया है ये रसीदें छपवाता है। इसके ऊपर जो कीमत है वो 20 रुपये है। सरकारी कीमत जो है वो गाड़ी की 20 रुपये है और मोटरसाइकिल की 15 रुपये है, लेकिन यहाँ कराची के अंदर 150 रुपये वसूल की जा रही है। अब ये चार्ज पार्किंग का जो माफिया है, जब इनको जाकर पकड़ते हैं और रंगे हाथों पकड़ते हैं तो बड़े आराम से कहते हैं हम तो गाड़ियाँ धोते हैं। यहाँ पर कराची की सड़कों पर गाड़ियां धोना भी एक जुर्म है। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगी हुई है, लेकिन क्योंकि पहले ही कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहा कोई, तो ये दूसरी पाबंदी पर कौन अमल करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी ब्लैक। ये बताएं कि इस सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट किस किस हायर ऑफिस तक जाती है, जिसको ये पता है, जिसके इल्म में है, और फिर भी वो ख्वाब गफलत में है? सबसे पहले KMC जिनके पास ये इख्तियार मौजूद था, और उसके बाद खामोशी के साथ DMCs को ये इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए। एक तरीक़ाकार है, अगर आप किसी सर्विस रोड पर तो अव्वल कोई किसी भी तरह की पार्किंग की इजाज़त दे ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद जो ज़िले हुकूमतें हैं वो ढिठाई के साथ ये इजाज़तनामे जारी कर देती हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात को नवाजने के लिए, वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या किसी भी प्रेशर में। करप्शन का अंसर भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि जब चार्ज पार्किंग बना दी जाती है तो KMC की ये रसीदें ठेकेदार छपवाता है, और छपवाने के बाद मुंह मांगी कीमतें जो है वो अप्लाई करके लोगों से हासिल की जाती हैं। अब कराची के शहरियों को जाहिर सी बात है कि अगर वो जॉब करना IA चंडीगढ़ रोड पर आ रहे हैं तो उनको अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं ना कहीं तो पार्क करनी है, और इस हिफाजत के साथ पार्क करनी कि वो चोरी ना हो, उसके पार्ट्स चोरी ना हो, उसमें से कोई पेट्रोल निकाल के ना चला जाए। ये भी एक नुकसान है कराची के शहरियों का। तो वो मजबूर हैं कि वो इस माफिया के सामने घुटने टेक कर मुंह मांगी कीमत इन लोगों को अदा करें ताकि उनकी गाड़ियों की हिफाजत हो सके। और अगर सदर के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर अगर गाड़ी का कोई मालिक कहता है कि मैं चार्ज पार्किंग ये पैसे मैं गैर कानूनी नहीं दूंगा, तो उसकी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाते हैं, उसकी गाड़ी कोई ना कोई उठा के ले जाता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार उठा के ले जाते हैं और एक भारी जुर्माना आयद कर देते हैं उसके ऊपर कि आपने गलत जगह पर गाड़ी जो है वो पार्क की है। कराची के अंदर सिर्फ एक सरकारी पार्किंग प्लाजा है लार्प के नाम से, जो कि लायंस एरिया के अंदर बनाया गया, और उसको बनाने का मकसद ये था कि सदर जो आने वाले लोग हैं वो अपनी गाड़ियां वहां पर पार्क करेंगे। लेकिन ये कराची ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को यकीनी बनाती कि लोग उस पार्किंग प्लाजा के अंदर अपनी गाड़ियां पार्क करें। वहां पर लोग पार्क नहीं करते, जहां पर उनको जाना होता है, जिस दुकान से उनको खरीदारी करनी होती है उस दुकान के सामने ही वो पार्क करते हैं, और इसी बात का फायदा जो है वो पार्किंग माफिया भी उठाती है। तो देखा जाएगा कि ये जो पैसा है जो आवाम की जेब से निकलता है, ये पैसा ये जाता कहाँ है? हुकूमत की जेब में नहीं जाता हो। वैसे KMC के जो आदाद शुमार हैं वो चंद करोड़ के अंदर आते हैं, यानी कि सालाना KMC जो है वो अपनी पार्किंग साइट से चंद करोड़ रुपए कमाती है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये आप मोटरसाइकिलों की हालत देखिए। ये IA चंडीगढ़ रोड है, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उसके नीचे आप देखें यहाँ पर अगर एक मोटरसाइकिल से भी 50 रुपए भी अगर वसूल कर रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पर जितनी मोटरसाइकिलें हैं उसके हिसाब से ये तकरीबन जो है 80 से 90 हज़ार रुपए
का जो है वो काम यहाँ पर उतारा जा चुका है और यहाँ पर ये मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। ये सारा पैसा उन लोगों की जेबों में जा रहा है जो कि धड़ल्ले से बदमाशी के साथ यहाँ पर बैठे हुए और ये अपना हिस्सा आगे भी पहुँचाते हैं, तमाम इदारों के अंदर मौजूद अफसरान को भी पहुँचाते हैं और वो इनको इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो कराची के शहरियों से यौमिया ये भत्ता वसूल करें। अच्छा, इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में भत्ता जो सड़क पर जो पार्किंग हो रही होती है, बहुत जगह पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है तो वहां पर तो लोग पार्किंग कर सकते हैं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पार्किंग की अलाउड नहीं होती है, नो पार्किंग होती है। उसके बराबर में सड़कों पर जो है उसके पास गलियों में पार्किंग करवाई जा रही होती है और वो चार्ज पार्किंग के नाम पर जो है वो वहां पर रसीदें देकर पैसे लिए जा रहे होते हैं, तो वो भी सारा मामला गैर कानूनी है। उसके ठेके कैसे मिलते हैं? देखें, ये ठेका जो होता है ना, ये अफसरान की मिली भगत से दिया जाता है। ज़बानी ये पूरी मामलात होते हैं, इसमें कहीं लिखत पढ़त नहीं होती। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड पे, एक काकू नामी शख्स है। अगर कोई अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सुन रहे हैं तो वो आएँ, देखें, इस शख्स को पकड़ें। काकू नामी शख्स है जो कि अरसा दराज से यहाँ पर ये पार्किंग करवा रहा है। अब ये पार्किंग का पैसा आगे डीएमसी के अंदर भी जा रहा है क्योंकि वो लोग खामोश हैं सारे मामले के अंदर, वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा पैसा अगर हम कहें कि जिम्मेदार कौन है तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं जो कि जगह जगह लोगों को रोक लेते हैं, माल बरदार गाड़ियों को तो रोक लेते हैं, आम लोग जो कि मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे होते हैं उनको रोक के उनके कागजात तो तलब करते हैं, उनसे लाइसेंस मांगते हैं, उनका ये इख्तियार है। लेकिन जब ये कार पार्किंग हो रही होती है, जब ये मोटरसाइकिल पार्किंग हो रही होती है, तो यहाँ आकर वो क्यों नहीं देखते, क्यों वो अपने लिफ्टर्स यहाँ पर लाकर नहीं उठाते? क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भत्ता जाता है, उनको उनका हिस्सा मिलता है। इस तमाम तर ब्लैक इकोनॉमी का तो जाहिर सी बात है वो भी आंखें बंद किए हुए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर तो इस तरह से हाई कोर्ट ने कुछ कहा है कि इसको कुछ रोका जाए और हुकूमत ने कुछ उसके ऊपर फैसला किया है कि अब कोई इसके हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे वो? देखें उवैस, यहाँ पर बहुत सारे अदालती फैसले आते हैं और कुछ अरसे के तक तो उनकी धूम मचती है, मीडिया भी उस पर बात करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी तरह पे उसी नहज पे पहुँच जाते हैं जैसे चल रहे हैं। तो चल सो चल वाला मामला है यहाँ पर भी। सिंध हाई कोर्ट ने जवाब भी तलब किया था, फरीकैन को नोटिस भी दिए थे और इस सारे मामले के ऊपर एक कराची के शहरियों की आवाज़ बन के वो उठे हैं और इस सारे मामले को उठा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रिस्पांस सामने नहीं आया, कोई कंक्रीट चीज़, हमें कोई एक्शन होता हुआ कराची की सड़कों पर हमें नज़र नहीं आया है। कराची की सड़कों पर जो चार्ज पार्किंग की जा रही है वो चार्ज पार्किंग कानूनी है, गैर कानूनी, इसमें तमीज़ करना बहुत मुश्किल है। जो साइट्स बताई जाती हैं, यानी कि प्रपोज्ड और एक्सपेरिमेंटल साइट्स जो बताई गई हैं केएमसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर आज भी चार्ज पार्किंग हो रही है। अगर प्रपोज है तो वहाँ पर चार्ज पार्किंग कौन कर रहा है, क्यों, किस तरह से हो रही है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल 12 वज़ीर आला सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, इन तमाम लोगों से किया जाता है। कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। दे देंगे आतिफ साहब, दे देंगे जवाब। कहाँ, अभी तो हुकूमत 15 साल से इनकी है, अगले 20 साल भी इन्हीं की है। दे देंगे, आ जाएगा, हौसला रखें। हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, सब देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे और ये जवाब सुनेंगे। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आतिफ हुसैन साहब आपका, आपने वक्त दिया। टेंशन की बात नहीं है नाजरीन, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं और पार्किंग भी इधर ही, पार्किंग इधर ही है। स्टे विद अस, आपसे मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक बड़ी डिबेट है कि उन्हें वोट का हक दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहती है कि उन्हें वोट का हक हासिल होना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो वोट दें और इस कौम की जो भी डेवलपमेंट है, जो फैसले हैं, उसमें अपनी राय भी शामिल करें। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं ये आप बताइए। फ़ोन कॉल कर सकते हैं आप हमारे नंबर पर, स्क्रीन पर आपका सामने ये नंबर आ रहा है और आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी मोहब्बत कम हो जाती है जब वो किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट ले लेते हैं, या उनकी वफादारी में कमी आ सकती है? क्या वो किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट इन या इलेक्ट आउट करने का हक नहीं रखते सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हैं और उनके पास एक और पासपोर्ट भी है? क्या पासपोर्ट दूसरा होना? ओवरसीज पाकिस्तानी वो जिसने वहाँ की नेशनलिटी नहीं ली उसको क्या हक होना चाहिए, और जो पासपोर्ट ले चुका है उसको क्या हक होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो गए हुए हैं, अब वो वहाँ पर नेशनल्स नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। रिजवान साहब हैं जी दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैम, आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आपका शो हम यहाँ पे बहुत शौक से सुनते हैं, बहुत शौक से देखते हैं दुबई में।
मैम सर, एक्चुअली बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या बहुत दुख होता है जब हम अपोजिशन को टीवी पे बोलता देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं होना चाहिए। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमें आधा पाकिस्तानी समझा जाता है, जबकि रेमिटेंस हम लोग भेज रहे होते हैं? मुल्क की इकोनॉमी में हम हाथ बटा रहे हैं मुल्क का। और इमरान खान साहब तो यही विजन लेके आए थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा है, और जब वो हमारे हक में बात करते हैं हमें खुशी होती है। तो आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब जो ये बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग के हवाले से, तो वो ये तरीक़ाकार इसका कोई वजह कर पाएंगे, ये चीज कर पाएंगे, या ऑपोजिशन के प्रेशर में दब जाएंगे? खान साहब फिलहाल तो प्रेशर में नजर आ रहे हैं, कुछ प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। लेकिन मैम बात यह है कि अगर अपोजिशन इनका साथ दे, अगर अपोजिशन मिलके वाकई में इस मामले में सीरियस हो, नेक नीति के साथ उनका साथ हो, तो ये चीज पॉसिबल है। टेक्निकली चीजें पॉसिबल हैं, दुनिया भर में चीजें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को वाकई अब अपना साथ समझते हैं, चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट, उनको ये हमें हक देना चाहिए कि हम वोट दे सकें। आप क्या करते हैं दुबई में, कब गए थे? सर मुझे तो यहाँ आए हुए तकरीबन 4 साल हो गए, और यहाँ पे मैं प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और अपनी जॉब 4 साल में पाकिस्तान आए आप वापस? पाकिस्तान मुझे आए हुए तकरीबन साल हो गए, मुझे 1 साल पहले आया था। अच्छा, कोविड का। सही, ठीक है, ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आप कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए, अगर कुछ हो गया तो आप वहीं बैठे बैठे दुबई में वोट डाल देंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर शायद आपको पाकिस्तान आना पड़े और फिर आप वोट डालेंगे अगले इलेक्शन में, और ये मामला बस 2 साल में आपके सामने आ जाएगा, जो भी होगा सिलसिला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सैयद तलाल साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। बताइए, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए हक, उनका बिल्कुल राइट है। बेसिकली देखें, ओवरसीज दे हैव बोर्न हियर, वो जहाँ पैदा हुए हैं, एक कंट्रीब्यूशन है उनकी बीइंग एक्सपैट्स, और प्लस वो दे आर ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू द कंट्री अलॉन्ग विद जिस रेमिटेंस का मामला चल रहा है, इस पे बड़ा फोकस है प्राइम मिनिस्टर का भी। तो ये इस तरह की बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो जिन लोगों ने पासपोर्ट ले लिए दूसरे ममालिक के, उनको भी होना चाहिए वोट का हक हासिल? देखिए, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज ना, इट मींस कि सारे पासपोर्ट वाले भी आ गए और पासपोर्ट के बगैर वाले भी आ गए, सबको, ठीक है ना। तो ये तो डिबेट ही डिफरेंट हो जाएगी। पीपल लिविंग अब्रॉड अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल इन पाकिस्तान जो वन वे दी अदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान बहुत ही अच्छे कॉजेज के लिए। तो फॉर दैट पर्पस ये बहुत लॉन्ग डिबेट रही है, उसको क्लोज हो जाना चाहिए। आई थिंक ये राइट ओवरसीज। तो क्लोज जो नहीं होने दे रहे इसको, वो उनका क्या आपको लगता है, माइंड में क्या चीज चल रही है? उसकी रीजन ये है कि देखें, जो मोस्टली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे आर वेरी रिफॉर्मिस्ट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। और जो करंट गवर्नमेंट है, बेशक व्हाटएवर सिचुएशन जो भी है, मामला चल रहे हैं, जो इसकी एक फोरकास्ट दिखी जा रही है, वो ये मोस्ट प्रॉब्ली इंक्लिनेशन है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पीटीआई को और करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज द ओके, तो शायद इस वजह से वो डर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सैयद तलाल लाहौर से आपने कॉल की और आपने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक होना चाहिए आपके मुताबिक। अब बाकी लोगों की आरा भी हम शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में ऑन एंड ऑफ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं प्रोटीन्स की। फूड इनटेक के अंदर जो है वो प्रोटीन की क्या अहमियत है, और प्रोटीन अगर इंसान ना ले तो उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं। शिफा आप मत बताइएगा। अच्छा ओके, अच्छा चले, आप कह रही थी वो कह मैं नहीं, बस ठीक है, हम प्रोटीन के फवाइद तक रहते हैं, और जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें एक्सप्लेन करना चाहे वो साथ साथ कर सकती हैं। शी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि प्रोटीन कैसे खाई जाए, क्यों खाई जाए, और कोई टाइमिंग्स हैं, कोई ऐसा इंटेक का मैकेनिज्म है, कैसी चीज़ें पकी होनी चाहिए, क्या वो सालन शोरबे चिकन सुनामी वाला सिलसिला होना चाहिए या फिर आप उसको ड्राई रखें स्टेक्स की सूरत में, तो ये हम बात करेंगे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, a very good morning to both of you and to Hum News. Thank you for the lovely introduction. बहुत शुक्रिया सहर, आप तो गाड़ी में मौजूद हैं, कहाँ जा रही हैं? प्रोटीन खाने? कहीं से आ रही हूँ प्रोटीन खा के। जिंदगी में आना जाना तो चलता ही है, बेहतरीन। ये बताइए भाई, सबसे पहले बहुत आसान अल्फाज से शुरू करते हैं, प्रोटीन का फायदा क्या है?
हम सब ने वो फेरी टेल्स तो पढ़ी होंगी, याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स का गोल्डी लॉक्स है। इट इज अ गोल्डी लॉक्स ऑफ योर न्यूट्रिएंट और हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे जिस्म की ईंट है। सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम से लेके आपकी हड्डियों, आपके स्केलेटल सिस्टम से लेके आपके नर्वस सिस्टम से लेके आपके हार्मोन से लेके आपके ब्रेन के केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर से लेके एंजाइम से लेके हर चीज इज प्रोटीन इन नेचर। तो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी, आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी जाएंगे, नर्वस सिस्टम भी वीक होगा, रिफ्लेक्सेस, मूड, मेमोरी, मेंटल रिटार्डेशन, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, आपको हार्मोनल इश्यूज भी होंगे। सो द इंटेक ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोइंग के प्रोटीन आपके पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जरूरी और गैर जरूरी जुज, जिनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं, उससे बनता है। जो जरूरी होते हैं वो हमारा जिस्म बना सकता है, जो गैर जरूरी होते हैं वो जिस्म नहीं बना सकता, उनको खुराक के थ्रू लेना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि यू शुड बी नोइंग द राइट काइंड ऑफ फूड जो आपको प्रोटीन दे। नाउ कौन सा होगा राइट काइंड ऑफ फूड? जी जी, उसी की तरफ आ रही हूँ। देयर टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन यानी जिसके जिस्म में एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, दैट इज द एनिमल सोर्स। लो क्वालिटी प्रोटीन इज द दाल एंड फ्यू सब्जियां एंड नट्स, बट उसके जिस्म में एब्जॉर्प्शन होती है। इवन इफ यू नो द राइट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंट दालों के और सब्जियों के, आप अपने जरूरी अमाइनो एसिड्स उनके कॉम्बिनेशन बनाकर पूरे कर सकते हैं और उनसे वही हाई क्वालिटी प्रोटीन वाला जो फायदा है वो आप उठा सकते हैं। अगर आप लोग, इफ यू कैन अफोर्ड चिकन, मीट, आपके पास जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं, आपके पास जो फैटी फिश होती है, जब भी मीट सेलेक्ट करें कम फैट वाला सेलेक्ट करें, फिश सेलेक्ट करें ज्यादा फैट वाला सेलेक्ट करें, तो आप ज्यादा प्रोटीन सेलेक्ट करें। अदरवाइज बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दालें, सारी दालें, 100 ग्राम ऑफ दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है, विच इज अमेजिंग। खातून की रिक्वायरमेंट अराउंड 55 ग्राम होती है दिन की, 50 से 55। मर्द की इससे थोड़ी 10 से 15 ग्राम ज्यादा होती है। अगर आप दाल का भी एक प्याला रोज ले लेते हैं तो आप अपना 9 ग्राम प्रोटीन वहां से ले रहे हैं। बहुत कम लोग, एक अच्छी सब्जी की बात करना चाहूंगी, चीप सोर्सेज की, कंपैरेटिवली चीप, सस्ता तो कुछ भी नहीं आजकल, कंपैरेटिवली चीप सोर्सेज की बात इससे कर रही हूँ ताकि हर एक को ये ना लगे कि मेरी पहुंच से बाहर है। पालक कंपैरेटिवली एक सस्ती सब्जी है, इवन के 100 ग्राम ऑफ पालक में आपके पास 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। और कुछ नहीं तो सुबह अगर आप अपने होल व्हीट टोस्ट को बेसन में डिप कर लें, बेसन आपके पास चिकपी, चनों से बनता है, चनों में आपके पास 100 ग्राम चनों में 4.4 से 5.5 ग्राम तक प्रोटीन होता है, उसमें डिप कर ले, साथ उसको थोड़ा आप प्याज में और पालक वाले बेसन में डिप कर लें, उसको थोड़ा सा आप टोस्ट कर ले, तो आप अंडा, गोश्त और मछली खाए बगैर भी प्रोटीन ले रहे हैं। अंडे कंपैरेटिवली बाकी चीजों से उतने महंगे नहीं होते हैं। अगर आप दिन में 2 अंडे लेते हैं तो आप एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। जो आपके पास अंडा व्हाइट और येलो दोनों ले लें, दोनों ले लें। मैंने इस पे पूरा व्लॉग किया था, आप लोगों से भी एक बार बात की थी कि अंडे की जर्दी ना फेंकें। जितना भी आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें से कुछ 15% ब्रेन का ड्राई मैटर बनाता है, उस कोलेस्ट्रॉल के बगैर ब्रेन का ड्राई मैटर काम नहीं कर सकता, वो अंडे की जर्दी में होता है। किसी ने अंडे की जर्दी नहीं फेंकनी, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, हार्ट पेशेंट है, मुझे आके पकड़ ले अगर अंडे की जर्दी से आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और ये चीज भी बताइएगा, सहर जो पनीर होता है वो कितना इफेक्टिव है? 100 ग्राम ऑफ पनीर में 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आपके पास घर का बना हुआ पनीर है, यू आर ब्लेस्ड। 100 ग्राम ऑफ दही में, आप अपनी हर मील में दही ऐड कर लें, 100 ग्राम ऑफ दही में आपके पास 4 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध अगर आप पीते हैं, आपके पास 250 मिलीलीटर का जो दूध का 1 कप होता है, उसमें आपके पास तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर से बेटर तो कुछ है ही नहीं है। आप पनीर और टोस्ट जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो हमारे पास मटर और फलियां होते हैं, उसमें भी 100 ग्राम में हमारे पास 5.5 से 6.6 ग्राम तक प्रोटीन होता है। एक और मैं आपको बहुत बेस्ट, जो लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन शेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप 1 टेबलस्पून लेते हैं, दालें डिफरेंट, उनको ब्लेंड करके रखें ग्राइंडर में, जो स्टील वाला ग्राइंडर होता है, उसमें 1 टेबलस्पून आप जौ का आटा लें, उसको भी ब्लेंड करें, और इसको अगर आप रोज 1.5 से 2 टेबलस्पून को दही में मिक्स करके वॉक करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद पीते हैं, तो ये इतने जबरदस्त तरीके का प्रोटीन सोर्स है आपको कि आपको ये महंगे 10-10 हजार के सप्लीमेंट्स उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पकी दालें होंगी, कच्ची दालें लेके पेट खराब करके मुझे बददुआएं ना दीजिएगा, ठीक है? मतलब अगर किसी ने अपना डेली इनटेक मेजर करना हो तो वो, अगर हमने कहा कि जी मिसाल के तौर पर किसी एक मर्द को 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है एक दिन में, तो वो 55 से 70, हाँ चले 55-70 कर लेते हैं, ठीक है, 70 ग्राम्स उसको चाहिए। अब 70 ग्राम्स के लिए उसका पूरा दिन का अगर हम एक चार्ट बनाएं तो वो दूध ले ले जी, उसके अलावा वो अंडे जरूर खा ले 2, हाँ वो क्या होगा?
बेस्ट चीज ये है कि आपने सारी का सारा प्रोटीन एक मील में कंसंट्रेट नहीं करना। मैं कहूँ मैं खातून हूँ, मुझे 45 से 50 ग्राम चाहिए, मैं पूरा नाश्ते में ले लूं। आपकी बॉडी एक दिन में औरत की 120 ग्राम तक प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी, मर्द की 150 ग्राम तक प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी। बाकी सारी जिस्म पर बर्डन होगी, वो शुगर और फैट में कन्वर्ट होगी। और इसी वजह से लोगों को गाउट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन से बना होता है। जब जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में इकट्ठा होता है, वो किडनी पे भी लोड करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने अपनी प्रोटीन को डिफरेंट मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपके मिड मॉर्निंग से लेके मिड इवनिंग स्नैक से लेके कि आपके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हर एक में प्रोटीन का होना लाजमी है। इससे मैं कह रही हूँ कि हर मील में आप दही का प्याला इंक्लूड कर लें, ठीक है। अंडे आपकी मील में जरूर हो। आप यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, मील में दाल हो जाए, रोटी होती है, बिल्कुल आपके पास एक होल व्हीट रोटी में भी 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन होती है। आपके पास दाल हो जाए, एक टाइम पे आपके पास चिकन और फिश हो जाए। अगर आप सब्जियों का सैलेड ले, 10 बादाम जो आपके पास होते हैं उसमें आपके पास 3 ग्राम प्रोटीन होती है, 20 मूंगफली में आपके पास 5 ग्राम प्रोटीन होती है। अपने सैलेड्स के ऊपर आप थोड़े से नट्स डाल लीजिए, जो नट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो सीड्स हैं आपके पास, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, एक टीस्पून में 1.41 ग्राम प्रोटीन होती है। आप अगर 1 टीस्पून अपने सैलेड के ऊपर डाल लेते हैं तो डिफरेंट तरीके हैं कि आप अपनी डाइट में जो है प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हर मील में होनी चाहिए। प्रोटीन के बगैर कोई मील ना हो। प्रोटीन, मुझे तो ये आपकी गुफ्तगू लग रहा है सुनकर कि बस प्रोटीन लो वरना जिंदा ही ना रहो। जिंदा रह ही नहीं सकते ना। नर्वस सिस्टम से लेके इम्यून सिस्टम से लेके मसल से लेके हार्मोन से लेके सब कुछ तो प्रोटीन पे चल रहा है। आप कैसे आप फंक्शनल कैसे रहेंगे? बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सहर चावला साहिबा, आपने वक्त निकाला और बड़ा डिटेल में बताया। इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती थी वैसे नाज़रीन आप लोगों के लिए कि प्रोटीन कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और कब कब और क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 22.5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। 21% लड़कों के मुकाबले में 32% लड़कियां प्राइमरी तालीम हासिल नहीं कर रही हैं। और दुनिया भर में प्राइमरी तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि यही बच्चे की बुनियाद बनाती है। और फिर एक बार जब बुनियाद मजबूत पड़ जाए तो उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना आसान हो जाता है। लोधरा में तरीन एजुकेशन फाउंडेशन बच्चियों की तालीम के लिए काम कर रही है और इसी इदारे के सदर जनाब अली खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आपने मुल्तान सुल्तान के हवाले से तो देखा ही होगा, जाना ही होगा, क्रिकेट में इनकी खिदमत हैं, लेकिन इस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अली खान तरीन साहब। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या काम करती है बेसिकली, और गर्ल्स एजुकेशन को आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं इस फाउंडेशन के थ्रू। गर्ल्स एजुकेशन वाहिद टॉपिक है जिसको मैं ज़्यादा एंथुजियाज़म से देखता हूँ क्रिकेट से ज़्यादा। तो लोधरा में हमने काम किया था एजुकेशन के ऊपर, और हमने शुरू किया था कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एरिया में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल के हालात तो अच्छे नहीं थे, तो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया और फिर हमने उनको अपग्रेड करने की काम शुरू कर दिया। इनिशियली हमने 86 स्कूल्स अडॉप्ट किए थे, अब तकरीबन 175 स्कूल के साथ हम काम कर रहे हैं इन द डिस्ट्रिक्ट। और आपका जो ये जो गर्ल्स एजुकेशन की तरफ आने का जो वजह थी वो क्या बनी, और फिर जब आपने इसके लिए काम करना शुरू किया इस डोमेन में तो फाइंडिंग्स क्या क्या थी आपकी? इनिशियली हमने शुरू किया था कि हम ओवरऑल एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी जो गलत थी एट द टाइम, वो ये थी कि डिमांड उतनी नहीं है गर्ल्स एजुकेशन की देहाती इलाकों में, तो हमें इनको माँ बाप को इवेंचुअली थोड़ा उनको मनाना पड़ेगा कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। हमारी अंडरस्टैंडिंग तब चेंज हुई जब हमने 2009 में शुरू किया था प्रोजेक्ट। हमने शुरू किया एक मॉडल स्कूल के साथ कि जो बाकी छोटे स्कूल्स हैं दे वर एक्ट एज फीडर स्कूल्स टू द मेन स्कूल। वो एक बड़ा सा बॉय स्कूल था 600-700 बच्चों की कैपेसिटी का, तो वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो जब तकरीबन कंप्लीट हो गया था हमने एनरोलमेंट शुरू की थी। तो हम थोड़े इनोवेटिव काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं, आर्ट को ज़्यादा कर रहे थे, तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हम करते थे जो एट द टाइम माँ बाप वर नॉट फुली ऑन बोर्ड कि क्या आप लोग बच्चों को करा रहे हैं, तो हम थोड़े सेंसिटिव थे इस बात पे। एनीवे, तो एक दिन हम जब इनरोलमेंट कर रहे थे, एक दिन कोई 50 गाँव के जो बड़े थे मेल्स वो हमारे दफ्तर आ गए जी। अब ऑब्वियसली हमारे स्टाफ भी थोड़ा परेशान था कि व्हाट हैव वी डन रॉन्ग कि ये लोग आ गए हैं, एंड दे डिडंट सीम पर्टिकुलरली हैप्पी, थोड़े एंग्री थे। तो जब वो आए हमने बात की कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो वे
कि हम आपके दफ्तर से निकलेंगे जब तक आपने हमारे बेटियों को इस स्कूल में एडमिशन ना दी। अच्छा, वो एक बॉय स्कूल है, ऊपर बड़ा लिखा होता फैज़ अहमद फैज़ बॉय स्कूल, पर उन्होंने कहा कि आप कर नहीं सकते ये कि हमारे बेटे यहाँ जा रहे हैं, हमारी बेटियाँ यहाँ नहीं जा रही। हम अब इस तरह परेशान, हमने कहा बट यू नो दिस इज़ अ बॉय स्कूल, तो हम कैसे इसको कोविड तो नहीं कर सकते? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब, भाई जाएगी बहन नहीं जाएगी, क्यों? हो नहीं सकता ये। उन्होंने बेसिकली हमें बुली करके उस स्कूल को कोएड बनवा लिया, बिकॉज वी डोंट केयर इफ इट्स कोएड और बॉयज और गर्ल्स, वी वांट आवर गर्ल्स टू गेट एजुकेशन। और उन्हीं की हमने प्रेशर से और थोड़ा सा खौफ से हमने 300 लड़कियों को उस स्कूल में एनरोल कर दिया। वाह, तो ये जो प्रेशर था ये सही प्रेशर डाला ना उन्होंने। जो आपकी बेटियां थी, आप इनको पहले स्कूल में प्रॉपर प्रेशर हमें बुली किया, दे बुलीड अस इनटू मेकिंग इट कोएड। क्या बात। अब हमने जब पूछा कि आप पहले अपनी बेटियों को स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे थे, बिकॉज इतनी एनरोलमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा यार ये बात नहीं है कि हम अपनी बेटी को डालना चाहते, आप बताएं गर्ल्स स्कूल किधर है? ये जो अभी स्कूल था आपसे पहले, यहाँ देयर वाज वन हेडमास्टर एंड वन उसका एक हेल्पर था। डू वी ट्रस्ट हिम कि हमारी बेटियाँ आ जाएंगी इस स्कूल में विदाउट एनी फीमेल सुपरविजन? नो, हम नहीं इस पे भरोसा करते, वी डोंट फील सेफ। बिल्कुल ये बताया, तो जो परसेप्शन एक है, जो परसेप्शन एक है इज आवर फीमेल टीचर्स एंड स्टाफ हम स्कूलों में डाल दें तो आप बेटियों को एनरोल करेंगे? उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम करेंगे। मतलब वो मुझे देख रहे थे कि तुम क्या डम सवाल हमारे से पूछ रहे हो, ऑब्वियसली हम चाहते हैं अपनी बेटियों को पढ़ाना। तो देन हमने रियलाइज किया कि द डिमांड इज देयर फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ह्यूज डिमांड इज देयर, लेकिन सप्लाई नहीं है। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल्स और अच्छी फैसिलिटी वाले गर्ल्स स्कूल, फीमेल टीचर्स, वहाँ दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। तब हमने फिर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से हमने शुरू किया गर्ल्स एजुकेशन पे प्रोजेक्ट। तो हमने शुरू किया विद 1000 गर्ल्स स्कूल कॉल्ड आमला गर्ल्स स्कूल। वहाँ हमने वो पहले बनाया, और वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सिफारिशें आती थी जस्ट टू गेट एनरोलमेंट इनटू दैट स्कूल। हालांकि वो गवर्नमेंट स्कूल है। लोग नॉर्मली हम जाते थे अपने सियासी प्रोग्राम्स पे, लोग हमारे से सिफारिश करते थे गैस की, बिजली की, सड़क की। उन ज़माने में द ओनली थिंग दे वुड से कि वो ज़रूर देंगे, आप हमारी बेटी को स्कूल में डालें बस। क्या बात है, तो बेटी को स्कूल में डालें। बेसिकली बुनियादी मुद्दा जो यहाँ पर समझ में आया वो ये आया कि गाँव में, देहातों में भी लोग बच्चियों की तालीम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेंस ऑफ सेफ्टी बिल्कुल अलग है। हाँ, और थोड़ी सी सेंस ऑफ सेफ्टी उन लोगों को जरूर चाहिए होती है। जाहिर है शहर में भी कोई अपनी बच्ची को किसी पराए ड्राइवर के साथ ट्रस्ट नहीं करेगा कि वो अकेली किसी के साथ चली जाए, या उसको भी एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है। हम कहते हैं भाई अच्छा फलां बच्चा जो है वो उस कन्वीनियंस में जा रहा है, यहाँ तक स्कूल जाता है, बच्चों की गाड़ी है, तो अपनी बच्ची को डाल देते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो पेरेंट्स के लिए बड़ी जरूरी है, और ये होनी भी चाहिए आजकल के दौर में। एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे तो मजीद ये जो एजुकेशन की तरफ तरीन का सफर था इस पे बात करेंगे, और इस फाउंडेशन के थ्रू अभी और मजीद क्या क्या कर रहे हैं बच्चियों के हवाले से, इस पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। गर्ल्स एजुकेशन पे बात हो रही है और तरीन फाउंडेशन के हवाले से बात हो रही है। तरीन फाउंडेशन के सदर अली खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे थे अपना किस्सा कि किस तरह से उनकी एजुकेशन की तरफ और गर्ल्स एजुकेशन की तरफ खास तौर पे ये आमद हुई। अली ये बताएं कि गाँवों में, देहातों में परसेप्शन ये है कि लोग बेटियों को तालीम नहीं दिलवाना चाहते, वो कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं हमारी घर से बेटी बाहर ना निकले, पर्दा, चादर, चार दीवारी, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से जेन्युइनली जो पेरेंट्स चाहते भी हैं बेटियों को स्कूल में भेजना वो नहीं भेज पाते? वन ऑफ देम कुड बी ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल, यही हमारी भी अपनी लर्निंग यही थी कि इनिशियली स्पेशली प्राइमरी स्कूल में देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ डिमांड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, देयर इज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। जितने आप स्कूल्स, लड़कियों के स्कूल बनाएंगे, जितने आप फीमेल टीचर्स ट्रेन करके डिप्यूट करेंगे, उतनी ही लड़कियां गांव की स्कूल में आएंगी। लेकिन इशू ये होता है कि जो हमने देखा था कि प्राइमरी में तो एनरोलमेंट ठीक होती है, उसके बाद इशू क्या होता है कि जब जाते हैं टू सेकेंडरी, वहाँ ना एट अ सर्टन एज द ड्रॉप आउट एकदम हो जाता है, मतलब इट्स अ ड्रास्टिक ड्रॉप आउट अराउंड द एज ऑफ 11-12। तो ये हमने भी देखते थे स्टैट्स को, हर साल एवेल्यूएट करते प्रोग्राम को, एंड हमने भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हो रहा है। वी टॉक टू द किड्स, टॉक टू द पेरेंट्स, इवेंचुअली वी रियलाइज्ड द प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस। होता क्या है कि व्हेन गर्ल्स स्टार्ट द पीरियड दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल,
20% तकरीबन हमने देखा है कि ड्रॉप आउट एकदम हो जाती है इन दोज एजेस। और दूसरा ऑब्वियसली बिकॉज वो स्कूल मिस भी करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई पे भी इफेक्ट करता है। तो जब हमने उनसे बात की, कोई बात नहीं करता था। इतना ये टैबू टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, खैर पूरे पाकिस्तान में है, देहात में तो बहुत ज़्यादा है ना। बाप तो ऑब्वियसली बहुत कम बात करते थे, बट हम हैरान थे कि माएँ बहुत कम बात करती थी। ये ऐसा टॉपिक था कि हम जब हमारे ऑब्वियसली हम हमारी फीमेल टीचर जाके बात करती थी लड़कियों से, उनको इतनी शर्म आती थी कि जब हम उनके माँ बाप से पूछते थे, माँ से पूछते थे, उनको भी शर्म आती थी। Even the mothers of the daughters of the girls were too shy to talk about menstrual hygiene to our teachers. हमें तब we understood the problem because जो माएँ हैं, no one ever spoke to them about it. इतना बड़ा टैबू टॉपिक था कि हमने उसको तोड़ना था। तो हमने शुरू किया काम, एक तो हमने ऑब्वियसली गर्ल्स को एजुकेट करना शुरू किया एट एन अर्ली एज कि दिस इज़ द प्रोसेस, दिस व्हाट यू हैव टू डू, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, डोंट यू, ऑब्वियसली बेचारे मोस्ट ऑफ देम यूज़ ओल्ड डर्टी रैग्स, तो उसके अपने इतने हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हमने शुरू जो किया, हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी हम सोसाइटल चेंज लाना चाहते हैं या कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है, यू हैव टू गेट द पेरेंट्स ऑन बोर्ड। तो हमने शुरू किया मदर्स क्लब्स। तो जो भी हमारे बड़े गर्ल्स स्कूल थे, हमने उनकी वालिदैन को अप्रोच किया, वालिदास को अप्रोच किया, उनको हमने एजुकेट किया कि दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, यू हैव टू बी देयर फॉर योर डॉटर ड्यूरिंग दिस टाइम, you were not given the right guidance, but we will give it to you. You please pass it on to all the girls in your community, not just your house. ऐसे फिर community buy-in के साथ उनको जब हमने सपोर्ट किया, उनसे हमने जब बात की, उन्होंने हमें पे हेल्प किया और पूरे कम्युनिटी में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फैल रही है। रिसेंट हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, पर बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने शुरू किया प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। तो तकरीबन हमारे पास 6000 लड़कियाँ रजिस्टर हो गई हैं, जिसका मतलब है कि वो हमारे से स्कूल से रेगुलरली सैनिटरी नैपकिन्स ख़रीदते हैं, ऑब्वियसली बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे 5-10 रुपये में वो लेते हैं, ख़ुद यूज़ भी करते हैं, और जो उनकी छोटी कज़न्स हैं और ऑब्वियसली कम्युनिटी लिविंग होती है, उनको भी एजुकेट करते हैं कि आप भी ऐसे आएँ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारे प्रोग्राम में भी एजुकेशन के हवाले से बड़ी बात हुई है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट आज तक 3 सालों में कभी हाईलाइट नहीं हुआ कि बच्चियों के लिए ये भी एक टेंशन होती है जब पहली दफ़ा वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। फ्यूचर प्लान्स आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि it's not just the first time you have जी sorry Shifa, it's not just the first time. You have to have proper hygiene facilities in your school ताकि बच्चियाँ आती रहें regularly. If they feel comfortable enough कि वो आपके they can come to school during the period, that is when their education will improve. And you have to have clean facilities, अच्छे bathroom होने चाहिए, proper education होनी चाहिए, there has to be no taboo in the school, the teachers have to be comfortable with the students and so on. It's a constant thing. सही। फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। फ्यूचर प्लान्स में हमारी कोशिश ये है कि हम जितना अपनी लड़कियों को एम्पावर करेंगे ना, अवश्य हम अपने लड़कों भी करते हैं एम्पावर, बट बहुत ज़्यादा हमारी फोकस है कि हम लड़कियों को एम्पावर करें। तो जो नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स जो आजकल हम सब्जेक्ट पुश करें, मैथ्स, साइंस एंड IT, STEM एजुकेशन जिसे कहते हैं, दिस आई फील इज़ द फ्यूचर फॉर इज़ नीडेड इन द फ्यूचर फॉर अकॉम्प्लिश्ड गर्ल्स। तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करें, एज ऑल्सो हम साथ साथ स्पोर्ट्स एंड ऑल दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पुश करें कि हम जो हमारे जो लड़कियां ग्रेजुएट करें हमारे सिस्टम से, वो एक बहुत वेल राउंडेड और मॉडर्न लोग हों। बिल्कुल सही है जी। और फाइनली आपके ये स्कूल सिर्फ लोधरा में है या बाकी भी एरियाज़ में? 130 स्कूल्स। अभी हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद गवर्नमेंट स्कूल्स को टेक ओवर करें, अडॉप्ट करें, उनको हम सपोर्ट करें। कोई 800 स्कूल है लोधरा में, अभी वेर 175, तो अभी काफ़ी काम पड़ा है। बट गोल हमारे ये है कि ये ऐसा हम इसको यूज़ करें एज अ मॉडल टू स्प्रेड अक्रॉस साउथ पंजाब। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कीप अप द गुड वर्क। अली खान तरीन साहब, नाजरीन, सदर तरीन फाउंडेशन के हमारे साथ मौजूद थे। गर्ल्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि बच्ची जब कंफर्टेबल होगी तो वो खुशी से स्कूल जाएगी और पेरेंट्स भी उसके खुशी से उसको स्कूल भेजेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमने तालीम की बात कर ली, अब जरा खेल की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि तालीम और खेल का जो साथ साथ उन्होंने कहा कि हम खेलों को भी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब जरा खेल की बात करते हैं। और पाकिस्तान में एक ऐसा खेल है जो कि ज़रा ज़्यादा प्रमोट तो नहीं हुआ है। पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो उस खेल में कोई इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आते रहे फुटबॉल के हवाले से। फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बनता बहुत अच्छा है फुटबॉल। खेलते इतना अच्छा नहीं है, वैसे तो खेलते अच्छा है। हमारे यहाँ पर कराची में लियारी का जो इलाका है वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान 201 नंबर पर आता है गालिबन। तो अब ज़रा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हैंडमेड फुटबॉल्स हैं वो उसका एक सेंटर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप देखें कि कैसे हाथ से वो फुटबॉल्स बनाई जाती हैं। जंडोला में IGFC साउथ के विजन के मुताबिक फुटबॉल स्टिचिंग सेंटर का क़याम। औजारों की मदद से हाथ से फुटबॉल बुनने वाले ये नौजवान यहाँ रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं। सेंटर में एक कारीगर रोजाना 8 से 10 फुटबॉल बनाता है। फुटबॉल बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि फ्रंटियर कोर की बदौलत उन्हें अपने घर की दहलीज पर बाइज्जत रोजगार मिल गया है। यहाँ पर बनाए जाने वाले फुटबॉल मुल्क के दीगर शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। इधर हम 17 बंदे काम कर रहे हैं, इधर घर पे काम हो रहा है। हम बहुत खुश है, हमें रोजगार मिल गया है। हाल ही में तालीम से फारिग होने वाले नौजवानों का कहना है कि इससे न सिर्फ वो हुनर सीख रहे हैं, बल्कि फ्रंटियर कोर साउथ की तवसत से फुटबॉल स्टिचिंग सेंटर में उनको माली मदद हासिल हो रही है। इधर सिलाई भी सीखा है और काम भी सीखा है, और सरकार हमको 200 रुपये फी बाल पे देता है। हम इस पर रोजगार कर रहे हैं। स्टिचिंग सेंटर में मौजूद नौजवानों का कहना है कि जंडोला की तरह जमशुदा कबायली इजला में हर तहसील की सतह पर ऐसे सेंटर कायम किए जाएं ताकि नौजवानों को मजीद रोजगार के मौके फराहम हो सकें। कैमरा टीम के साथ गोहर तरीन, हम न्यूज़, टांग। अच्छा, अब ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमेशा हमने स्कूल्स में पढ़ा सियालकोट की स्पोर्ट्स फैक्ट्री सियालकोट में बनता है, और कहाँ सियालकोट और कहाँ खैबर पख्तूनख्वा का एक छोटा सा टांग का इलाका जहाँ पर ये हैंडमेड फुटबॉल्स तैयार हो रहे हैं। वो काम कर रहे थे, कितना जबरदस्त काम कर रहे थे, रोजगार मिला, खूबसूरत काम कर रहे थे। कोई आपका टांग में जानने वाला है? बिल्कुल है, उसके साथ जरा टांग का लगाएं और उनसे कहें कि भाई जरा कोई एक आध फुटबॉल यहाँ भेज दे। है तो सही वैसे टांग में जानने वाले, लेकिन ये है कि जानने वाले हर जगह है भाई। ये भाई खैबर पख्तूनख्वा इज द प्लेस आई वाज बोर्न। भाई खैबर पख्तूनख्वा में आपके जानने वाले हैं, सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, बरतानिया में आपके जानने वाले, अमेरिका में आपके जानने वाले, चीन में आपके जानने वाले। अरे सब देखिए, जानने वाले तो आपके भी होंगे हर जगह दुनिया में। कहते नहीं है यार, पहचानने वाले नहीं है ना नाजरीन, वो कहते हैं ना, आई डोंट शो ऑल माय कार्ड्स एट वंस। तो ये इनकी ये वाली ये हरबा होता है कि ही डजंट शो हिज कार्ड्स ऑल एट वंस। चले अब जरा एक मरतबा फिर पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई की बात करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। कहा जाता है तकरीबन 1400 किताबें जो कि हाथ से लिखी गई हैं वो इस लाइब्रेरी में मिलती हैं। सच्चल सरमत साहब के नाम पर रखा गया, इसका नाम सच्चल सरमत लाइब्रेरी है। ज़रा देखिए कि ये 1400 किताबें हाथ से लिखी गई हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानें। 2 एकड़ रकबे पर तामीर सच्चल सरमत लाइब्रेरी की बुनियाद तालपुर हुक्मरान मीर फैज़ अहमद तालपुर ने सन 1903 में फैज़ महल खैरपुर में रखी। इस लाइब्रेरी का शुमार अंदरून सिंध की सबसे बड़ी और कदीम लाइब्रेरियों में होता है। लाइब्रेरी में 1400 किताबें हाथ से लिखी गई हैं, जबकि 200 साल पुरानी किताबें भी इसी लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। 1962 में वाली रियासत खैरपुर मीर अली मुराद तालपुर ने लाइब्रेरी को अलग इमारत में मुंतकिल करके इसका नाम फैज़ इमाम लाइब्रेरी रखा। रीडर्स हमारे जो हैं माशाल्लाह 300-400 डेली आते हैं। कोशिश ये है कि उनको हम हर सहूलत फराहम करें। लाइब्रेरी में लेडीज़ और चिल्ड्रन सेक्शन के अलावा रीडिंग हॉल, CSS सेक्शन, न्यूज़पेपर हॉल और जदीद कंप्यूटर हॉल भी मौजूद है। ऐसी क्लासेस रूम से, और यहाँ सफाई बहुत अच्छी है और 24 घंटे लाइट होती है, और ये एक स्टडी का माहौल है। इंसान जो ना पढ़ के भी थक जाता है। एक रिफ्रेशमेंट के लिए नज़दीकी कैंटीन होनी चाहिए। बाकी तो ज़्यादातर मेंटेनेंस इनकी बहुत अच्छी है, सही है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1965 में बतौर वज़ीर ख़ारजा लाइब्रेरी की जदीद इमारत का इफ्तिताह करके इसका नाम सच्चल सरमस्त लाइब्रेरी रखा। लाइब्रेरी में रोज़ाना 400 के करीब अफराद आते हैं। लाइब्रेरी में एक जदीद कंप्यूटराइज्ड हॉल अमरीकी सिफारत खाने के ताउन से बनाया गया है, जिसे लिंकन कॉर्नर कहते हैं। इंटरनेट के इस दौर में किताबों का मुताला करने वाले अफराद की तादाद कम होती जा रही है। वहाँ सच्चल सरमस्त लाइब्रेरी किताबें पढ़ने के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन मकाम है। कैमरा टीम के हमरा शेर आलम, हम न्यूज़, खैरपुर। ये देखें जी, 1400 हाथ से लिखी गई किताबें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो तालपुर डायनेस्टी की बात हो रही थी, ये सिंध के हुक्मरान थे, ये आदि तालपुर जी, उसी डायनेस्टी को आप लेकर चल चले। और वो जो तालपुर डायनेस्टी है बेसिकली वो सिंध के हुक्मरान थे। अच्छा, और वो सिंध के हुक्मरान हैं नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए वैसे आपको।
1883 से हुकूमत की उन्होंने और 1843 तक उनकी हुकूमत चलती रही। अच्छा। और जो इलाके जहाँ जहाँ पर उनकी हुकूमत कायम थी उसमें के अंदर खैरपुर भी आ जाता है, उसके अंदर मीरपुर खास भी आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो जब ताज बरतानिया वाला जो मामला हुआ था, फिर उसके बाद ये डायनेस्टी जो और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री से हमें जो है वो रग़बत होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन लेकर आते रहेंगे। हमारा काम ही यही है कि आपके लिए इंफोटेनमेंट लेकर आएँ, जिसमें आपकी जो है वो मालूमात में भी इजाफा हो और कुछ सीखने को भी मिले, और साथ ही साथ जो है वो आप मुख्तलिफ अच्छे बातों से वाकिफ़ भी होते रहें। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।